नमस्कार, मैं हूं आलोक गौड़ और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। दोपहर के 3 बज चुके हैं और शुरू हो चुका है हमारा खास शो 3 बजे की 3 बड़ी खबरें, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। पहली बड़ी खबर में हम बात करेंगे पटना में हुए बवाल की, जहां बिहार की राजधानी पटना में एक तेज रफ्तार बस ने युवक को कुचल दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद बवाल मच गया। आपको बता दें, रोड एक्सीडेंट में युवक की मौत के बाद बवाल हो गया। आक्रोशित भीड़ ने बस में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस की 3 गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। इसके साथ ही भीड़ ने पुलिस और पत्रकारों पर भी पथराव किया। और वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे संभल हिंसा को लेकर एसआईटी रिपोर्ट की। उत्तर प्रदेश के संभल में नवंबर 2024 में हुई हिंसा को लेकर गठित जांच आयोग की रिपोर्ट में कई अहम खुलासे किए गए। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह हिंसा अचानक नहीं हुई, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार की जा रही थी। आपको बता दें, रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, तुर्क और पठानों के बीच वर्चस्व की लड़ाई, भड़काऊ बयानबाजी और भीड़ में शामिल अपराधी तत्वों ने पूरे घटनाक्रम को और हिंसक बना दिया था। इसके साथ ही आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि हिंसा में मारे गए 4 लोगों की मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई थी। रिपोर्ट में संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को हिंसा की साजिश रचने और लोगों को भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। और वहीं तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे देश भर में जारी बाढ़ के कहर की, जहां दिल्ली से लेकर असम तक भारी बारिश का कहर जारी है। आपको बता दें, असम में बाढ़ से 97 लोगों की मौत की खबर सामने आई और 1.68 लाख से अधिक लोग बेहाल हो गए। वहीं जम्मू कश्मीर और गुजरात में भी बाढ़ ने भारी कहर मचाया हुआ है, जहां सड़कें जलमग्न होती दिखाई दे रही हैं तो कहीं मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं। तो शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। तो आज बिहार की राजधानी पटना से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने सिर्फ एक सड़क हादसे पर नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, यह कानून को खुली चुनौती है। पटना की सड़क पर हादसा हुआ, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बस जलाई गई, पुलिस पर हमला किया गया, मीडिया पर हमला हुआ और सवाल यह है कि इंसाफ चाहिए या अराजकता? इंसाफ चाहिए या अराजकता का? एक युवक की दर्दनाक मौत हुई है, पूरा देश उसके साथ है, परिवार के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन सवाल है क्या किसी हादसे के बाद कानून भी मर जाएगा? क्या सड़क पर इंसाफ होगा या सड़क पर फैसला होगा? क्या भीड़ अब अदालत बन जाएगी? क्या गुस्से के नाम पर आग लगाने का लाइसेंस मिल जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, बिहार में राज चलेगा संविधान का या भीड़ का? क्योंकि पटना में एक युवक की मौत के बाद जो हुआ वो हादसे से भी ज्यादा डरावने वाला था। जी हां, और ज्यादा डराने वाला था। बस को आग लगा दी गई थी, पुलिस की गाड़ियां जला दी गईं, पुलिस पर पथराव किया गया, मीडिया पर हमला किया गया, पत्रकारों की गाड़ियां फूंक दी गईं, आग के हवाले कर दी गईं, दमकल की टीम को पीछे हटना पड़ा और राष्ट्रीय राजमार्ग पर 10 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। यानी एक हादसे ने पूरे सिस्टम को बंधक बना दिया। अब सुनिए देशवासियों, मैं आपको बता दूं, जिस युवक की मौत हुई, क्या उसे न्याय मिलेगा या उसके नाम पर हिंसा करने वाले पूरा मामला ही भटका देंगे? अगर सड़क हादसा हुआ तो बस चालक पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बस जलाने का अधिकार किसने दिया? जो भीड़ आक्रोशित हो रही थी उसको यह अधिकार किसने दिया कि बस को जला दे, मीडिया पर हमला कर दे, उन पत्रकारों पर हमला कर दे जो वहां पर कवरेज करने आए थे? सरकारी संपत्ति जलाने का अधिकार किसने दिया? पत्रकारों पर हमला करने का अधिकार किसने दिया? एम्बुलेंस रोकने का अधिकार किसने दिया? आपको समझाता हूं पूरी घटना क्या है। पटना के असम कुआं थाना क्षेत्र, जो अगम कुआं, माफी चाहूंगा,
अगम कुआं थाना क्षेत्र जो है वहां का, वहां राष्ट्रीय राजमार्ग 30 जो है उस पर 26 वर्षीय मनीष कुमार सड़क पार कर रहे थे जो 26 वर्षीय मनीष हैं, और इसी दरमियान एक तेज रफ्तार बस की चपेट में वो आ गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दर्शकों, बस चालक फरार हो गया वहां से, और इसके बाद जो हुआ वो गुस्सा धीरे धीरे हिंसा में बदलता दिखाई दिया। दर्शकों, बस को आग के हवाले कर दिया गया था, पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ हुई, चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया, भीड़ के माध्यम से पत्रकारों पर हमला हुआ और पूरे इलाके में अराजकता फैल गई। अब इस मामले में ताजा अपडेट क्या है? ताजा अपडेट यह है, पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। ड्रोन और वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। कई संदिग्धों की पहचान होने की बात भी सामने आई है देशवासियों, और पुलिस का यह भी कहना है कि आगजनी, तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। जो स्थिति है फिलहाल, जो आग भड़की हुई थी, अब फिलहाल उस स्थिति को फिलहाल नियंत्रण में कर लिया गया है, लेकिन तनाव को देखते हुए लगातार निगरानी रखी जा रही है। बस चालक की तलाश भी जारी है देशवासियों, और हादसे की विस्तृत जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है दोस्तों, अगर हर सड़क हादसे के बाद भीड़ बसें जलाने लगे, गाड़ियां फूंकने लगे, अराजकता फैलाने लगे, पुलिस पर हमला करने लगे, मीडिया को पीटने लगे, तो फिर देश कानून से चलेगा या भीड़ से चलेगा? क्या पत्रकार इसलिए मौके पर जाते हैं कि उन पर हमला किया जाए? क्या पुलिस इसलिए पहुंचती है कि उसकी गाड़ियां जला दी जाएं? और क्या एम्बुलेंस में बैठे मरीजों की कोई कीमत नहीं? कोई कीमत नहीं, क्योंकि जाम भी लगता है, दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। क्या स्कूल बस में बैठे बच्चों की कोई चिंता नहीं है? 10 किलोमीटर लंबे जाम में न जाने कितने मरीज, कितने बच्चे, कितने आम लोग फंसे रहे। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? हर बार जब ऐसी घटना होती है, नेता बयान तो दे देते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं और बयान देकर चले जाते हैं। सत्ता भी बयान दे देती है कि मुआवजे का ऐलान कर दिया, मुआवजा दे देंगे। मुआवजे की घोषणा होती है, जांच बैठती है, लेकिन कोई जाकर पूछता है कि भाई इतना हंगामा क्यों करते हो? क्या किसी ने यह पूछा कि भीड़ आखिर इतनी बेलगाम क्यों होती जा रही है? क्यों कानून का डर खत्म होता जा रहा है? क्यों हर गुस्सा आगजनी में बदल जाता है? अगर दोषी बस चालक है तो उसे कानून सजा देगा, लेकिन अगर दोषी भीड़ है तो क्या उस पर भी उतनी ही सख्ती होगी जितनी बस चालक पर होती है? या फिर हिंसा करने वालों को भीड़ का गुस्सा कहकर छोड़ दिया जाएगा? आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार में हादसे से ज्यादा खतरनाक भीड़ तंत्र बनता जा रहा है? जो भीड़ तंत्र होता है वो बनता जा रहा है। क्या इंसाफ के नाम पर अराजकता को स्वीकार किया जा सकता है? क्या सरकारी संपत्ति जलाने वाले, पुलिस पर हमला करने वाले, पत्रकारों को निशाना बनाने वाले कानून से बच पाएंगे? और आखिरी सवाल, क्या इस घटना के बाद बिहार में कानून का राज मजबूत होगा या भीड़ का हौसला? तो पटना से सड़क हादसे के बाद बवाल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। आक्रोशित भीड़ ने, गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी, पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और पुलिस और पत्रकारों पर जमकर पथराव किया गया। पुलिस चेक पोस्ट में आगजनी की गई, NH 30 पर हिंसा और तोड़फोड़ की गई, 10 किलोमीटर जाम लगा दिया, स्कूल बसें और एम्बुलेंस फंसी रही हैं। 5 थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाला है देशवासियों। तो आपको बता दें, फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है इलाके में। आगजनी और हिंसा की जो जांच लगातार अब जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज सवाल सिर्फ संभल का नहीं है, सवाल कानून के राज का है।
सवाल न्याय का है, सवाल उस सच का है जिसे लेकर पिछले 1.5 साल से देश की राजनीति गर्म थी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या संभल की हिंसा एक सुनियोजित साजिश थी? आज एक रिपोर्ट आई है देशवासी, एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट ने कई दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है, कई सवालों को नया मोड़ दे दिया है और कई चेहरों की जवाबदेही तय करने की बहस छेड़ दी है। क्या संभल की हिंसा अचानक भड़की थी या फिर इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी? क्या भीड़ अपने आप सड़कों पर उतरी थी? आपको याद होगा 2024 की वो तस्वीरें, हर जगह टीवी अखबारों में वही तस्वीरें, सोशल मीडिया पर अपार भीड़ थी इस तस्वीरों की। या फिर इस भीड़ को बुलाया गया था, जो सड़कों पर जो भीड़ उतरी थी उनको बुलाया गया था या वो अपने आप उतर गई थी? क्या अदालत के आदेश को लेकर लोगों में भ्रम फैलाया गया था? क्या सोशल मीडिया को हथियार बनाया गया था उस वक्त? क्या धार्मिक भावनाओं को राजनीतिक बयानबाजी के साथ मिलाकर ऐसा माहौल तैयार किया गया, ऐसा माहौल क्रिएट किया गया जिसने आखिरकार संभल को हिंसा की आग में झोंक दिया? दोस्तों, यह सवाल हम नहीं उठा रहे, यह HNN न्यूज नहीं उठा रहा सवाल, यह सवाल उठा रही है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग की एक रिपोर्ट जो आज आई है। क्योंकि जिस न्यायिक आयोग की रिपोर्ट का पूरा देश इंतजार कर रहा था, जिस रिपोर्ट का पूरा देश को इंतजार था, वो अब आपके सामने है और रिपोर्ट के निष्कर्ष बेहद गंभीर हैं दोस्तों, बेहद गंभीर। आयोग कह रहा है कि संभल की हिंसा अचानक नहीं हुई। अरे अचानक नहीं हुई तो क्या सुनियोजित थी? संभल की हिंसा अचानक नहीं हुई, यह आयोग का कहना है, बल्कि उसकी पटकथा पहले से ही रची जा चुकी थी, लिखी जा रही थी। राजनीतिक बयानबाजी, सामुदायिक ध्रुवीकरण, सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जुटाना और अदालत के आदेश को लेकर लोगों में भ्रम फैलाना। आयोग का दावा है कि इन सब ने मिलकर हिंसा की जमीन तैयार की थी। और सबसे बड़ा दावा, दर्शकों, सबसे बड़ा दावा क्या है? सबसे बड़ा दावा यह है कि आयोग ने कहा है कि हिंसा में जिन 4 लोगों की मौत का जिक्र किया गया था, जिन 4 लोगों की मौत हुई, वे पुलिस की गोली से नहीं मरे। यह बहुत बड़ा खुलासा किया है। यानी जिस मुद्दे पर महीनों तक राजनीति हुई, जिसे लेकर पुलिस पर सवाल गंभीर उठाए गए, गंभीर सवाल उठे थे पुलिस पर, आपको याद ही होगा, उस पर आयोग की रिपोर्ट बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रही है, बिल्कुल अलग। अब सुनिए रिपोर्ट क्या कह रही है। रिपोर्ट के सबसे बड़े खुलासे, आयोग का कहना है कि 19 नवंबर 2024 को अदालत की ओर से शाही जामा मस्जिद के सर्वे की कार्रवाई अधूरी रहने के बाद लोगों के बीच यह संदेश फैलाया गया कि मस्जिद पर कब्जा किया जा रहा है, अयोध्या की तरह मस्जिद छीन ली जाएगी और हर हाल में मस्जिद बचानी है। आयोग के मुताबिक इन्हीं संदेशों ने लोगों में असुरक्षा और गुस्से का माहौल बना दिया। इसी तरीके का रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अदालत के आदेश की वास्तविक स्थिति आम लोगों से छिपाई गई, जिससे प्रशासन के प्रति अविश्वास पैदा हो सके, और अविश्वास पैदा हुआ था प्रशासन के प्रति। रिपोर्ट में किन किन नामों का जिक्र है वो भी बता दूं आपको। आयोग ने संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्क शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट जफर अली, सचिव महसूद अली फारूकी और सोहेल इकबाल का उल्लेख करते हुए कहा है कि सर्वे का विरोध करने के बाद लोगों को मस्जिद की सुरक्षा के नाम पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे तनाव लगातार बढ़ता गया है। सोशल मीडिया भी जांच के दायरे में। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि 21 नवंबर 2024 को सांसद जियाउर रहमान बर्क ने
नाम से संचालित एक व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों से शाही मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाज अदा करने की अपील की गई थी। इसके बाद वही संदेश कई अन्य ग्रुपों में वायरल हो गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचने लगे। यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भीड़ जुटाने के लिए हुआ था। यह आयोग का निष्कर्ष है। देशवासियों, राजनीति की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं इससे। रिपोर्ट में कुंदर की विधानसभा उपचुनाव का भी जिक्र है। इसमें आयोग का कहना है कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे हैं और उसके बाद की बयानबाजी इलाके में पहले से मौजूद तनाव और बढ़ाने का कारण बनी थी। रिपोर्ट में सांसद के उस बयान का भी उल्लेख है, मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। आयोग का कहना है कि ऐसे सार्वजनिक पहले बयान दिए गए थे और तनावपूर्ण माहौल में और उत्तेजना पैदा कर सकते थे। अब लेटेस्ट अपडेट बता देता हूं। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट का अध्ययन शुरू कर दिया है और सरकारी सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में जिन लोगों की भूमिका का उल्लेख किया गया है उनके खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर आगे की कार्रवाई पर विचार शुरू किया जा चुका है। बयान सुनिए। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी रिपोर्ट बना करके झूठी जो स्क्रिप्ट थी वो सिर्फ एसआईटी के द्वारा पेश कर दी गई, सरकार के द्वारा। उससे मैं सहमत नहीं हूँ और सिवाय सिर्फ मुझे हमारी संभल के मासूम लोगों कम्युनिटी को एक बदनाम करने का प्रयास है। हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी रिपोर्ट पेश करनी थी तो फिर क्यों सरकार का जनता का पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत क्या थी। रिपोर्ट सोची समझी रिपोर्ट थी, उसको ऐसे ही पेश कर दिया जाता। और मैंने पहले भी चैलेंज किया है कि जो पुलिस प्रशासन के लोग जिनके पास पूरा सिस्टम है सरकार के पास में, सारे सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन कैमरे और मीडिया की जो फुटेज थी, मीडिया की जो कवरिंग थी, उसके अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार पुलिस और उनके अधिकारी गोली चलाते हुए नज़र आ रहे थे। आप ये बताइए, जब गोली वो लोग चला रहे थे पूरी तरह से कोई एक भी ऐसा फोटो या वीडियो नहीं जिसमें कि हमारी मासूम जनता का कोई नौजवान भाई या कोई हमारा बुजुर्ग हथियार लेके गोली चला रहा हो। तो जब गोली उनके हाथ में हथियार का फोटो नहीं है तो गोली कहाँ से चलेगी। अगर पत्थर से गोली चलती हो तो फिर उसके बाद में मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और ये एक आपने मिसाल सुनी होगी अपने पुराने हमारे बुजुर्ग लोगों की, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये कहते हैं कि मुसलमान के लोग जो है अपनी मस्जिद को बचाने आए, दूसरी तरफ कहते हैं कि मुसलमानों ने अपने दूसरे मुसलमानों को गोली मार दी। तो आप बताओ, जो अपनी उसको बचाने आएगा वही अपने भाई को गोली मारेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने काले कारनामों को, झूठ को सब छुपा। और अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो उत्तर से पूर्व तक, पहाड़ों से मैदान तक मानसून अब राहत से ज्यादा चुनौती बनता जा रहा है। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं सड़कें और रिहायशी इलाके जलमग्न दिखाई दिए, तो कहीं पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड ने हालात गंभीर बना दिए हैं। सबसे ज्यादा चिंता की तस्वीर असम से सामने आ रही है, जहां बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बाद जल भराव ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी लगातार बारिश के चलते प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, सबसे पहले बात असम की करेंगे तो राज्य में बाढ़ का कहर अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। 15 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और 1,68,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ताजा घटनाओं में गोलाघाट और उदलकुरी में 2 लोगों की मौत के बाद बाढ़ से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। हालात को देखते हुए 6 जिलों में 133 राहत शिविर और वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां हजारों विस्थापित लोगों को भोजन, चिकित्सा और आश्रय उपलब्ध कराया जा रहा है। करीब 481 गांव अब भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 45,000 लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो गए। गोलाघाट, शिवसागर और जोरहाट सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल हैं। धनसिरी नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर है, आपको बता दें, जिससे प्रशासन की चिंता बनी हुई है। और अब
रुख करते हैं दिल्ली एनसीआर का। दिल्ली एनसीआर, राजधानी दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश ने शहर की रफ्तार धीमी कर दी है। तो कई इलाकों में जल भराव के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से कई राज्यों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, खबरों में आगे बढ़ते हैं। भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करने को तैयार है। आपको बता वो सब एक जो माध्यम है वो माध्यम हमने बता रखा है और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। सरकार हर छात्रों का जो उनकी समस्या है उसको जानने की इच्छा रखती है और अब तो हम इस जो छात्रों की इच्छा है उस इच्छा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में पूरे राज्य की जो हमारे छात्र छात्राएं हैं जो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं वो अपनी राय दे सकते हैं और एक मजबूत और बड़े रिफॉर्म के साथ आगे हम लोग बच्चों की जो ये जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को उनके अनुरूप बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़े। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए HNN न्यूज।